Good morning, students. Today we will start chapter 3 of civics, and the name of the chapter is Parliamentary Government and the Union Executive. We know India is a vast country with a rich diversity. हमारा जो इंडिया ये कंट्री है, यहाँ पर बहुत तरह के लोग रहते हैं. यहाँ पर there are so many languages, there are so many religions. They live in unity. It would have been difficult for a single government to administer a country as vast as India smoothly. अब इतने बड़े देश को चलाना एक इंसान के बस की बात तो है नहीं, तो इसीलिए एक सिंगल गवर्नमेंट इसको नहीं चला सकती है. Therefore, our constitution provided for two governments, one at the state level and one at the center. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दो तरह की गवर्नमेंट बनाई है, एक है स्टेट लेवल के लिए और एक है सेंटर लेवल के लिए. स्टेट लेवल गवर्नमेंट जो होती है वो सिर्फ स्टेट से रिलेटेड सारे काम देखती है, और जो सेंटर लेवल पे गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश के लिए काम करती है. नाउ व्हाई अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया इज़ ए रिपब्लिक. हम सब जानते हैं कि जो इंडिया है वो एक रिपब्लिक कंट्री है. 1950 में हमारा देश जो है रिपब्लिक हो गया था, विच मीन्स द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन इज़ द प्रेजिडेंट इन whom all the executive power rest and in whose name it is to be exercised. इसका क्या मतलब है? जो इंडिया रिपब्लिक है कि जो इंडियन यूनियन है इसका हेड कौन है? प्रेसिडेंट, जिसके नाम से जिससे अंडर सारी एग्जीक्यूटिव पावर रहती हैं और जिसके नाम से ही सारे काम किए जाते हैं. द प्रेसिडेंट इज़ ओनली अ नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है एग्जीक्यूटिव्स का, लेकिन ये काम कैसे करता है? जो एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव है उनकी हेल्प से ये काम करता है, उनकी एडवाइस से ये प्रेसिडेंट काम करता है, विच इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इट मीन्स जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से और एडवाइस से ही काम करते हैं. द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नॉन एज द लोकसभा. और जो ये मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पार्लियामेंट्री की जो मेन हाउस है दैट इज़ लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इनको अपने जो भी फंक्शंस होते हैं वो सारे उसको आंसरेबल होते हैं ये लोकसभा के लिए. फॉलोइंग द ब्रिटिश पैटर्न द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड बोथ एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल. जब हमारा जो देश आज़ाद नहीं था तो ब्रिटिश लोगों ने जो पैटर्न बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यह वही पैटर्न अडॉप्ट किया है यूनियन लेवल और स्टेट लेवल. द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्टिंग विद द पॉपुलर हाउस. यहाँ पर जो हमारे देश में है किस तरह की गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इफ़ द गवर्नमेंट लॉसेस द सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेचर इट हैज़ टू रिज़ाइन. अगर ये गवर्नमेंट लेजिस्लेचर की सपोर्ट इसे नहीं मिलती है तो इसे इस गवर्नमेंट के जो पर्सन है उसको रिज़ाइन करना पड़ता है. The founding fathers of our constitution chose the parliamentary form of government as they had gained some experience of operating it under British rule and felt that it was advantageous to continue with established institution. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, बी आर अम्बेडकर जी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों चूज़ की गई? क्योंकि उनको लगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे उनको लगा कि जो ब्रिटिश ने रूल्स बनाए थे इससे हमारे देश अच्छी तरह से चल रहा था. उन्होंने महसूस किया कि जो ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाने से हमारे देश को फ़ायदा होता रहेगा, ये हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा, तो इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश की पॉलिसी को ही फॉलो कर लिया. इन अ हाईली प्लुरलिस्टिक सोसाइटी विद अ वास्ट साइज लाइक इंडिया दे बिलीव दैट द पार्लियामेंट्री फॉर्म वॉज बेस्ट सूटेड to accommodate the varied interest of the public of India. और ये भी माना गया कि इंडिया जैसे बड़े देश में ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है जो कि यहाँ के लोगों के वेलफेयर के बारे में सोच सकती है और उनकी भलाई के लिए काम करेगी. नाउ यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट. द यूनियन लेजिस्लेचर इज़ नोन एज द पार्लियामेंट. दिस क्वेश्चन में बी अराइज इन एग्जाम्स. Which is known as the parliament, the union legislature. This parliament consists of president, council of states means Rajya Sabha, and the
हाउस ऑफ द पीपल। अब देखिए पार्लियामेंट गवर्नमेंट में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा, और लोकसभा। लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं और राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज द अपर हाउस। राज्यसभा को कौन सा हाउस माना जाता है? अपर हाउस, और लोकसभा को लोअर हाउस। द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज आर नोन एज एमपीज और मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको हम मानते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज एमपीज। द पार्लियामेंट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। एक साल में 2 बार पार्लियामेंट की मीटिंग होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल नॉट बी एन इंटरवल ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ अ हाउस। एक हाउस के 2 मीटिंग में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, मतलब साल में 2 बार हो गया। ईच सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज समन्ड एंड क्लोज्ड बाय द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट का जो हर एक सेशन है, जो भी मीटिंग होगी, वो प्रेसिडेंट ही अनाउंस करता है और बंद करता है। लोकसभा और द लोअर हाउस कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जो लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये कैसे चूज़ किए जाते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के डायरेक्ट जो लोग वोट करते हैं उन्हीं के बेस पर ये चूज़ किए जाते हैं। इवन दो इट इज़ कॉल्ड द लोअर हाउस, इट इज़ मोर पावरफुल बिकॉज इन इट रिसाइड्स द विल ऑफ द पीपल। कहने को तो इसे लोअर हाउस कहते हैं, लेकिन ज़्यादा पावरफुल रहता है राज्यसभा के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें लोगों की विश, लोगों की इच्छा शामिल होती है, लोग ही इसे चूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट, इसीलिए ये ज़्यादा पावरफुल रहता है, एंड इट इज़ कॉल्ड द लोअर हाउस। अब ये बनता कैसे, कंपोजिशन कैसे होती है लोकसभा की? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स अ मैक्सिमम ऑफ 550 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स फॉर द लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने मेंबर्स लिमिट रखी है इसके लिए? 550. Out of these, not more than 530 members are chosen by direct election. डायरेक्ट इलेक्शन से कितने मेंबर चूज़ किए जाते हैं? 530 फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट। जैसे स्टेट में एक ही जगह सब इलेक्शन नहीं होते हैं, अलग अलग एरियाज़ बांट दिए जाते हैं, अलग अलग वार्ड बना दिए जाते हैं, उसके बेस पर इलेक्शन होते हैं वहाँ पर, और 530 मेंबर्स को डायरेक्ट मेथड से चूज़ किया जाता है। एंड नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन फ्रॉम द यूनियन टेरेटरीज। और जो 20 रिप्रेजेंटेटिव बचे हैं वो यूनियन टेरेटरी से लिए जाते हैं, जो भी हमारे देश में यूनियन टेरेटरीज हैं वहाँ से चूज़ किए जाते हैं। इन एडिशन नॉट मोर देन 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी सिलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। 2 मेंबर प्रेसिडेंट चूज़ करता है जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, इन केस ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट द कम्युनिटी इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। करंटली देयर आर 545 मेंबर्स इन द लोकसभा। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किए हैं लोकसभा के मैक्सिमम मेंबर्स वो हैं 550। 530 मेंबर्स डायरेक्ट मेथड से चूज़ कर रहे हैं वोटिंग के थ्रू। 20 रिप्रेजेंटेटिव यूनियन टेरिटरी से चूज़ किए जाते हैं, और 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट चूज़ करता है। करंटली देयर आर 545 मेंबर्स इन लोकसभा। स्पेशल प्रोविजंस आर मेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं कि पॉलिटिक्स में भी एससी और एसटी के लिए कुछ सीट्स रिज़र्व रखी जाती हैं, वुमेन के लिए भी कुछ सीट्स रिज़र्व रखी जाती हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर होने के लिए? फर्स्ट, ही और शी मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, उसके पास इंडिया की सिटीज़नशिप होनी चाहिए। सेकेंड, ही शी मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड। एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए। ही शी मस्ट नॉट बी बैंकरप्ट और मेंटली अनसाउंड। पर्सन ऐसा होना चाहिए जो कि मेंटली स्ट्रांग हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और फाइनेंशियली भी ठीक हो। ही शी मस्ट नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट जॉब, और उसके पास कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। तो ये है लोकसभा के मेंबर होने के लिए 4 कंडीशंस। सिटीजन ऑफ इंडिया, एज 25 ईयर्स ओल्ड, नॉट बी बैंकरप्ट और मेंटली अनसाउंड, नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट जॉब। इलेक्शंस, अब इलेक्शंस क्या होते हैं हम सबको पता है। वोटिंग के थ्रू जब हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं तो इलेक्शन होते हैं, उसके लिए एक रखी जाती है मीटिंग, वो होते हैं इलेक्शन, जिसमें हम लोग चूज़ करते हैं। पीपल चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस।
For the purpose of elections, the territory is divided into areas called constituencies. अब इलेक्शंस की ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही जगह पर इलेक्शन कर दें, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो इसलिए इलेक्शंस को स्मूथली वर्क करने के लिए टेरिटरी को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूंसीज आर डिवाइडेड अमंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। और ऐसा किस बेस पर किया जाता है? पॉपुलेशन के बेस पर। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कॉन्स्टिट्यूंसीज भी ज़्यादा होंगी, अगर पॉपुलेशन कम है तो कॉन्स्टिट्यूंसी भी कम होंगी। अ कैंडिडेट में रिप्रेजेंट अ पॉलिटिकल पार्टी और बी एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जो एक कैंडिडेट है उसका एक सिंबल होता है, पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है या फिर सिंगल कैंडिडेट भी हो सकता है। वोटिंग इज़ डन बाय सीक्रेट बैलेट। पहले क्या होता था? सीक्रेट बैलेट से की जाती थी वोटिंग, लेकिन आजकल ईवीएम के थ्रू की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ चुकी है, तो उसमें जो भी कैंडिडेट होता है उसके सामने उसका सिंबल होता है, उस सिंबल को प्रेस करके हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं। द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ लोकसभा। और जिस मेंबर को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही लोकसभा की उस कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। द इलेक्शंस टू बी इंडियन लेजिस्लेचर आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी नोन एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आपके पास ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हु ऑर्गेनाइजेज द इलेक्शंस? यू हैव टू राइट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑल द अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्शन रिलेटेड इलेक्शन आर डन बाय दिस कमिटी। Formation of government. A party which secures the majority of seats in the parliament is known as the ruling party. जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती हैं पार्लियामेंट में उसे हम कहते हैं रूलिंग पार्टी। द पार्टीज इन अपोजिशन टू इट आर टर्म्ड एज अपोजिशन पार्टी। और जो पार्टी इसके सामने खड़ी होती है, इसके खिलाफ खड़ी होती है, मीन राइवल पार्टी, दैट इज़ नोन एज अपोजिशन पार्टी। द एक्ट एज अ चेक ऑन द रूलिंग पार्टी। अब ये अपोजिशन पार्टी क्या करती है? हर वक्त जो रूलिंग पार्टी काम कर रही है उसके ऊपर नज़र रखती है और हमेशा जो भी लॉज और पॉलिसीज रूलिंग पार्टी बनाती है उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चनिंग करती है। जैसे कि अभी राहुल गांधी जी करते हैं, हमारे जो मोदी जी जो भी काम करते हैं, राहुल गांधी जी उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। टर्म, अब टाइम पीरियड कितना होता है लोकसभा की? जो नॉर्मल टाइम है वो कितना है? 5 ईयर्स का। हालांकि ये जो प्रेसिडेंट है इसे डिसॉल्व कर सकता है उसके टाइम पीरियड पूरा होने से पहले। अगर रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी में नहीं रहती तो प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व कर सकता है। ड्यूरिंग एन एमरजेंसी द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, जैसे अभी हमारे यहाँ कोरोना बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, तो प्रेसिडेंट जो है वो इसे 1 साल तक के लिए बढ़ा सकता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉल्ड द स्पीकर। अब जो इलेक्शन में मेंबर चूज़ किए जाते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो अपने में से ही एक ऑफिसर चूज़ करते हैं जो होता है स्पीकर। द स्पीकर कंडक्ट्स द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। सारी मीटिंग्स, सारे काम जो करता है वो स्पीकर करता है। मेंटेन्स ऑर्डर विद इन द हाउस। एट द एंड ऑफ द डिबेट ही शी में टेक अ वोट ऑन द इशू। अगर मीटिंग के बाद कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई इशू उठ जाता है, तो उसके बारे में वो डिस्कशन के लिए भी कह सकता है। He she can exercise her own casting vote only in case of a tie. वो अपना वोट सिर्फ तब देगा जब उसने बाकी मेंबर्स का वोट करवाया और उनमें टाई हो गया, दोनों के सेम वोट्स हैं, तो वो अपना वोट लास्ट में दे सकता है। A deputy speaker who carries out the proceeding of the house in the absence of the speaker is also elected. और अगर स्पीकर नहीं है, एब्सेंट है, तो उसके एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर उसके जगह सारे काम संभालता है। वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक राज्यसभा इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।